अर्जुन मिला अपनी माँ से चकाला की बात सुन वो सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। और तभी चकाला उस रूम में एंटर करता है। तभी सबकी नजर चकाला पर पड़े ठती है। चकाला दो लड्डू ढाकियों के कंधों पर हाथ रखते हुए अंदर आ रहा था। वो उन सब दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहती हो? मेरे इस मिशन के बाद एक डेट पर चले? वहीं अर्जुन, राकेश और अंजना भी रूम में एंटर करते हैं। अर्जुन चकाला को देख काफी हैरान था। वो खुद से कहता है, ये नशेदी दादा लड्ढकियों में इतने फेमस है। वहीं राकेश चकाला पर मंद मंड मुस्कुराते हुए कहता है, ये उम्र नहीं देख रहा अपनी? वहीं चकाला एक लड्डकी से आगे कहता है, सच में मैं काफी देर से सोच रहा था कि इस मिशन के बाद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए और तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर मुझे मिली हो। अब मैं तुम दोनों के साथ वकेशन पर जाऊंगा। वहीं सामने खड़ी रजनी झकाला की बात सुन काफी गुस्सा हो रही थी, लेकिन अपनी मुट्ठियां बिंचकर वो अपना गुस्सा रोके हुए थी। लेकिन अब वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और चकाला से कहती है, चकाला तुम इस समय हॉस्पिटल में हो और तुम अपनी और उनकी उम्र तो देखो, ये सब तुम पर सूट नहीं करता। वहीं रजनी के बात सुन अर्जुन हल्के से कहता है, देखना ग्रैंडमा रजनी नशेद्दी दादा से जल रही है, क्योंकि कोई भी उन्हें भाव नहीं देता और देगा भी कैसे? 24 घंटे उनके नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है। वहीं अर्जुन की बात रजनी ने सुन ली थी। वो और गुस्से में कहती है, मैं अभी तुम दोनों को बताती हूं। इतना कहकर वो उन दोनों को मारने आगे आती है। लेकिन तभी चकाला और अर्जुन वहां से भाग जाते हैं। तभी रजनी की नजर अंजना पर जाती है और अंजना को देख रजनी कहती है, तो तुम आई हो इन तीनों को इलाज करने? वहीं रजनी की बात सुन अंजना हाँ में सिर हिलती है और फिर सिद्धार्थ के पास जाती है और फिर उसके कटे हाथ को देखते हुए कहती है, मैं इसे ठीक तो करने कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन पूरी गारंटी मैं नहीं ले सकती। पर विक्रांत और अनु को मैं ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए बस मुझे कुछ ऐसे योद्धा चाहिए जो मुझे हील कर सके, ताकि इलाज के बीच मेरी एनर्जी खत्म ना हो। अंजना की बात सुन रजनी कहती है, वो सब तैयार है और मैंने वो स्टार पैटर्न जमीन पर बना दिया है और अब बस तुम्हें वहां जाकर वो सब रिचुअल करने हैं जो जरूरी है। वहीं उनकी बात सुन अंजना कहती है, पहले मैं विक्रांत और अनुषा को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं उन रिचुअल को सिद्धार्थ के लिए पूरा करती हूँ। इतना कहते ही वो अपने हाथ को आपस में जोड़ अपनी आंखें पैन करती है और तभी ब्लैक कलर के दो थ्रेड सीधा विक्रांत और अनुषा से जा जुड़ाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर से एक डार्क एनर्जी अंजना के अंदर आने लगती है। वहीं कुछ ही पल मैं रजनी ने उन दोनों के अंदर से सारी डार्क एनर्जी ले ली थी। तभी अंजना रजनी से कहती है, अब तुम इन दोनों को हील कर सकती हो। वहीं अंजना की बात सुन रजनी आगे जाती है और उन्हें हील करने लगती है। इन सब के बाद रजनी अंजना को लेकर एक दूसरे रूम में आ जाती है। उस रूम में पहले से जमीन पर एक स्टार की आकृति बनी हुई थी और वहीं उस 6 एज वाले स्टार में हर हर तरफ एक एक हीलर बैठे हुए थे। तभी अंजनी उस स्टार के बीच में जाकर बैठ जाती है। तभी सिद्धार्थ को वहां लाया जाता है और अंजना के ठीक सामने बैठाया जाता है। अंजना और बाकी हीलर अपनी आंखें बंद करते हैं। सभी हीलर अपना फोकस अंजना पर और अंजना अपना फोकस सिद्धार्थ पर रखती है। और तभी एक काले रंग की मोटी सी रस्सी सिद्धार्थ को जकड़ती है और उसकी एनर्जी को अंजना अपने अंदर लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन साक्षी और अवंतिका के साथ था। तभी साक्षी अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, अर्जुन तुम सच में काफी स्ट्रांग हो गए हो। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वहीं साक्षी की बात सुन अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो मन ही मन खुद से कहता है, आज साक्षी ने मेरी तारीफ की। लेकिन अगले ही पल उस वो सब पल याद आने लगे थे कि जब वो इतना स्ट्रांग नहीं था, तब साक्षी और बाकी सब उसे नापसंद करते थे। वहीं अर्जुन को ऐसे ख्यालों में खोया देख साक्षी कहती है, क्या कहते हो अर्जुन, आज एक साथ कहीं खाना खाने चले? साक्षी की बात में हामी भरते हुए अवंतिका कहती है, साक्षी तुम सही कह रहे हो। पिछले कुछ समय से बस हमारा राज्य बस परेशानियों से गुजर रहा था और इसी में हमारी टीम 9 को काफी कुछ सहना पड़ था। ऐसे में हमें अभी समय मिला है तो कुछ देर हमें एक साथ रहना चाहिए। पिछले पलों को याद कर मैं का मूड कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वो अपने साथ बाकी किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी।
इसलिए वो उन सब के साथ वहां से रेस्टोरेंट माँ चले जाता है। कुछ घंटे बाद शाम हो चुकी थी। अर्जुन एक पुराने से महल में था। ये वही महल था, ये अर्जुन कभी रहा करता था। वही जगह यहां वो अपने माँ चंद्रकला और पिता जितेंद्र और अपने दादा रोहित के साथ रहता था। अर्जुन एक एक कर हर रूम में जाकर उन जाट दृढ़ों को महसूस करने लगा था जो उसने यहां बनाई थी। उसे याद आ रहा था उसकी मां का प्यार, दादा की महाराज अर्जुन की कहानियां, पिता की उसे शक्ति ना मिलने की परेशानी और उसके बिताए यहां पल। चलते चलते ही वो वहां से अपने मां के कमरे में आ गया था। हालांकि यह महल काफी जगह से टूट चुका था, लेकिन चंद्रकला का रूम अभी भी सही थी। वहीं रूम की सफाई और दीवार पर लगी अर्जुन और राजेंद्र की तस्वीरें। इसी के साथ चंद्रकला के खून के डब्बे भी वहीं थी। उन डब्बों को देख अर्जुन की आंखों में दोबारा आंसुओं से भर गए थे। वो जमीन पर बैठता है और रोते हुए कहता है, माँ, मैं अभी तक आप लोगों का बदला नहीं ले पाया हूं। आज भी वो विक्रम जिंदा है और ये बात मुझे किसी सुई की तरह चुभती है। मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। आप सब भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं आपका बदला तक नहीं ले सकता। इतना कहकर अर्जुन मायूस चेहरा बनाता है और सिर नीचे झुकाकर रोने लगता है। अभी वो ऐसे रो ही रहा था कि तभी उसके सिर पर से कोई हाथ फेरता है। यह महसूस होते ही अर्जुन एकदम से सामने देखता है। अर्जुन के सामने एक वाइट रोशनी थी जिसमें उसकी मां खड़ी हुई थी। चंद्रकला को देख अर्जुन हैरान होते हुए कहता है, मां आप, क्या सच में ये आप हो? वहीं अर्जुन की बात सुन चंद्रकला एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, अर्जुन इतनी जल्दी अपनी मां को भूल गया क्या? वहीं चंद्रकला की आवाज सुन अर्जुन को समझ आती है कि वो सच मैं ही उसकी मां ही है। अपनी मां को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कहता है, मां, आप वापस आ गई, मैं सच में खुश हूं। वहीं अर्जुन की बात सुन चंद्रकला कहती है, अर्जुन, मैं जो कह रही हूं उसे सुनो। चंद्रकला की बात सुन अर्जुन सीरियस होता है और हाँ, मैं सिर हिलता है। तभी चंद्रकला आगे सीरियस होते हुए कहती है, अर्जुन, तुम मेरी बात सुनो। तुम कहीं से कमजोर नहीं हो। जब तुम खुद को कमजोर कहते हो तो तुम्हारी माँ होने पर मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं। मुझ में कुछ कमी रह गई कि या मैं तुम्हें कुछ सीखना भूल गई। तुम भूलो मत, तुम्हारा नाम अर्जुन है और ये कोई संजोग नहीं था। तुम एक दिन महाराज अर्जुन से स्ट्रांग योद्धा बनोगे। अब चुप हो जाओ और अपना हाथ आगे करो। अर्जुन को चंद्रकला की आखिरी मैं कई बार समझ नहीं आती, लेकिन वो अपना हाथ आगे करता है। तभी चंद्रकला अर्जुन के हाथ पर हाथ रखती और तभी अर्जुन राइट हैंड में सली सलिंग अचानक बदल जाती है। वो एक मेटल बने एक रिस्ट कॉर्ड जो उसके हाथ के पिछले तरफ को पूरा घेरे हुआ था, उस में बदल जाती है। इसे देखते हुए अर्जुन हैरानी में कहता है, ये क्या है माँ? अर्जुन की बात सुन चंद्रकला कहती है, यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी लेकिन नहीं दे पाई। तभी वो आगे कहती है, अर्जुन, अपना ख्याल रखना और कभी हार मत मानना। इतना कहते ही चंद्रकला उस रोशनी के साथ वहां से गायब होने लगती है। वहीं ये देख अर्जुन भागते हुए आगे बढ़ता है और चंद्रकला को पकड़ डिठाते हुए कहता है, रुको माँ, दोबारा मुझे छोड़ देकर मत जाओ। लेकिन तब तक चंद्रकला की वो छवि वहां से गायब हो जाती है और अर्जुन बस खड़ा रह जाता है। टाइटन ग्रुप के मेंबर की तलाश चंद्रकला की छवि वहां से गायब होते ही अर्जुन शांति से एक जगह पर खड़े हो गया था। वो अपनी मुठ्ठियां बिंचता है और दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, मां को मुझ पर भरोसा है तो ऐसे मैं हार नहीं मान सकता। मुझे उन सब का बदला लेना ही है। मैं उस विक्रम को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। वो एक बार अपने हाथ में उस नए रिस्ट कॉर्ड को देखता है और फिर खुद से कहता है, ये मां ने मुझे क्या दिया? लेकिन अगले ही पल वो उस पर अपना हाथ फेरता है और खुद से कहता है, मां, मैं आपके इस गिफ्ट को हमेशा संभाल रखूंगा। यह सब कहते हुए वो वहां उस महल से बाहर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ बरूसली अपने घर में ही था। बरूसली के घर में हर तरफ काफी सारी रोड्स और वेट प्लेट्स बिखरी हुई थी। वहीं बरूसली एक टेबल पर लेट अपने हाथ में एक रॉड को पकड़ीडे बेंच प्रेस मार रहा था। बरूसली के बगल में ही हार्दिक और टीना खड़े हुए थे। टीना हल्की आवाज से कहती है, हार्दिक, तुम्हें नहीं लगता कि बरूसली कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है? मतलब देख उसे, इस समय उसके वेट पर ध्यान दो।
5,000 किलोग्राम रॉड के एक तरफ लगा हुआ, और रॉड का वेट 200 किलोग्राम, कुल मिलाकर 10,000। 200 किलोग्राम वेट से ब्रूसली ट्रेन कर रहा है। टीना की बात सुन हार्दिक ब्रूसली की तरफ देखता है। ब्रूसली उस वेट से बेंच प्रेस करते हुए कहता है, 199। और इतना कहते ही वो दोबारा उस बार को नीचे की तरफ आने देता है। हार्दिक ये सब देखते हुए कहता है, टीना, हम कभी भी ब्रूसली की इनसिक्योरिटी या प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। हम सब जिस तरह स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन ब्रूसली की शक्ति जागृत नहीं हुई है। इस वजह से वो हमारी तरह ट्रेन नहीं कर सकता। लेकिन सच में उसने इतने पर हार न मानते हुए खुद को एक अलग तरीके से स्ट्रांग बनाने का सोचा। उसके दोस्त होने के नाते हम बस उसे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम सबको भी स्ट्रांग बनना चाहिए। मुझे भी ब्रूसली के साथ रहकर स्ट्रांग बनने का जोश आता है। सच में अगर हम उस दिन इतने स्ट्रांग होते तो शायद हिमानी आज शायद हमारे साथ होती। इतना कहते ही हार्दिक थोड़ा इमोशनल हो गया था। अब तक ब्रूसली ने बेंच प्रेस कंप्लीट कर ली थी। हार्दिक की बात सुन वो हार्दिक के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हार्दिक, जो हो गया अब हम उसे नहीं बदल सकते। हिमानी ने हम सब के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, तो अब हमें उसे भूलना नहीं है और इतना ट्रेन करना है कि दोबारा ऐसा ना हो पाए। तभी अचानक ब्रूसली की आवाज में एक योद्धा आता है और वो जोर से कहता है, हार्दिक, अब हम दोनों इतना ट्रेन करेंगे कि सब हमें ही देखते रहेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? ब्रूसली की बात सुन हार्दिक भी जोश में अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ब्रूसली। और फिर दोनों जिम करने लगते। वहीं ये सब देख टीना मुंह बनाते हुए कहती है, ये लड़के कितनी जल्दी जोश में आ जाते हैं। चलो, ये यहाँ ट्रेन कर रहे हैं और मेरा ऐसा कुछ इरादा तो है नहीं। क्यों ना जाकर मैं मास्टर कूल गाय और अभय से मिल लूं। इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभय, व्योम, अविनेश, चकाला, राकेश, अंजना, सिद्धार्थ, विक्रांत, अनुषा और कुछ योद्धा वहां रजनी के ऑफिस में थे। उन सब की तरफ देख रजनी कहती है, हमें खबर मिली है कि टाइटन ग्रुप के साथ एक और ग्रुप भी बनाया गया है। इन ग्रुप का मकसद उन गॉड स्पिरिट को पकड़ डीडियाना है। इस माई टोटल 12 मेंबर्स हैं, जो कि चार चार के ग्रुप माई फॉर्म है। और इसी ग्रुप में महाराज राजेंद्र के बद्दे भाई विक्रम और दोनों बेटे सुरेश और आनंद भी हैं। इन्हीं सब के साथ उनके जैसे ही और स्ट्रांग योद्धा जो बाकी 8 देशों में से है, वो भी उसमें शामिल है। रजनी की बात सुन राकेश कहता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि अब तक विक्रम के किए गए सब हमले बस दिखावा था। वो बस पता लगाना चाहता था कि वो दोनों गॉड स्पिरिट कहाँ है और उन्हें वो कैसे ले सकता है। रजनी की बात सुन व्योम कुछ सोचते हुए कहता है, क्या ये टाइटन और ये जो दूसरा ग्रुप क्या सच में इतने स्ट्रांग है कि हमें इनसे संभलना होगा? व्योम की बात सुन रजनी चिंता जताते हुए कहती है, हाँ सच में वो सब स्ट्रांग है। वो सभी स्काई वॉरियर रैंक के योद्धा है। और मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी ने भी आज तक एक स्काई वॉरियर रैंक के योद्धा से मुकाबला किया है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक स्काई वॉरियर 10 ईयर वॉरियर रैंक के योद्धा का सामना कर सकता है। इसी के साथ उनमें से बहुत से योद्धा ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं, जिनके सिर पर करोड़ का इनाम है। इससे तुम सब समझ ही गए होंगे उन सब की ताकत। रजनी की बात सुन व्योम और बाकी सब योद्धा समझ गए थे कि उनका मुकाबला किसी आम से नहीं बल्कि किसी ऐसे ग्रुप से होने वाला है जो उन सब के लिए मौत बनकर सामने आने वाला है। थोड़ी देर वहां शांति रहती है और फिर रजनी शांति को भंग करते हुए कहती है, छगाला, तुम अभय और व्योम को अपने साथ एक मिशन में जा रहे हो। हमें पता चला है कि टाइटन ग्रुप का एक मेंबर इस समय महेश की सीमा में ही है। इसीलिए तुम तीनों उन्हें जाकर ढूंढोगे। इसी के साथ तुम रागिनी और अनवी को भी साथ ले जाओ। उनकी आंखें भी इस मिशन में तुम्हारी मदद करने वाली हैं। रजनी की बात सुनने के बाद जकाला, हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है रजनी, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन रजनी, मुझे तुम्हें कुछ और भी पूछना है। चकाला की बात सुन रजनी कहती है, हाँ कहो चकाला, क्या कहना है तुम्हें? चकाला आगे कहता है, अर्जुन को मेरे साथ भेज दो। चकाला की बात सुन रजनी कहती है, अर्जुन को भेजने में खतरा हो सकता है। लेकिन तभी सिद्धार्थ आगे आता है और कहता है,
चीफ, मैं और अविनेश साथ जाते हैं, सब संभाल लेंगे। सिद्धार्थ की बात सुन रजनी कुछ सोचती है और फिर इसके लिए हाँ कर देती है। दुश्मन की तलाश सुबह का समय था और अर्जुन जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। सुबह की शांति के बीच वो उन पेड़ों के बीच मैं खड़क गया था। वो अपने रिस्ट कॉर्ड को आगे की तरफ करता है और तभी उस मैं से एक ब्लेड जो कि गोल आकर मैं था, वो सामने की तरफ जाता है। 6 इंच रेडियस का वो ब्लेड सामने जाता है और एक पेड्डी अड्डे से टकराता है। टकराने के साथ ही वो पेड्डी एज 2 टुकड़ों में टूट गया था। उस ब्लेड ने उस पेड्डी एज को इतनी आसानी से काटा था कि जैसे वो कुछ था ही नहीं। ये सब देख अर्जुन काफी हैरान था। वो उस रिस्ट गार्ड को हुए कहता है, ये सच में काफी बढ़िया है, लेकिन अब मुझे इसका कोई नाम सोचना होगा। क्या नाम रखूं इसका? अर्जुन कुछ सोचता है और फिर एकदम उत्साहित होते हुए कहता है, इस ब्लेड की शेप सन जैसी है, तो इसका नाम सन ऑन एफ डेथ। यह नाम रखते ही अर्जुन खुद से कहता है, यह नाम बिल्कुल इसकी तरह पावरफुल है। नामकरण ओ हो गया, तो अब थोड़ी ट्रेनिंग और कर ली जाए। यह सोच अर्जुन यहां वहां देखता है और एक पेट डीएच की तरफ अपने सन ऑन एफ डेथ को करता है। वो वॉर कर पाता उससे पहले ही उसे एक आवाज आती है, अर्जुन। आवाज सुन वो जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखता है। वहां पर रागिनी खड़ी हुई थी। रागिनी काफी तेज सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो भाग कर यहां आई है। ऐसे रागिनी को इस हालत में देख अभी घबरा जाता है। उसे लगता है कि महेश में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो जल्दी से रागिनी के पास आता है और थोड़े फिक्र भरे अंदाज में कहता है, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी जल्दी मैं क्यों हो? अर्जुन को अचानक देख रागिनी रुकती है और थोड़ी सी सहम जाती है। एक गहरी सांस लेकर वो आगे कहती है, अर्जुन, वो मास्टर जकाला और मास्टर सिद्धार्थ और मास्टर अविनेश तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रागिनी की बात सुन अर्जुन हैरानी के एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लेट हुए कहता है, वो सब मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वहीं रागिनी जवाब देते हुए कहती है, चीफ ने हमें एक नया मिशन दिया जिसमें तुम्हें साथ जाना है। रागिनी की बात सुन अचानक अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो खुश होते हुए कहता है, मास्टर चकाला के साथ साथ बाकी इतने स्ट्रांग योद्धा इस मिशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह मिशन काफी बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से तेजी से भागते हुए निकल जाता है। वहीं रागिनी अर्जुन को जाता देख एक खरी सांस लेते हुए कहती है, अर्जुन, मैं पहली बार तुम्हारे साथ कहीं जाने का मौका मिला है। मैं इस बार तुम्हें जरूर बता दूंगी कि मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे बता दूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर तुम चाहे जो भी समझो। ये सोचते हुए रागिनी वहां से चले जाती है। कुछ देर बाद चकाला और सब महेश के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहां पर व्योम और अभय आते हैं। पहुंचते ही अभय सिद्धार्थ से कहता है, मास्टर सिद्धार्थ, रागिनी और अर्जुन नहीं आए अभी तक। अभय की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, रागिनी अर्जुन को बुलाने ही गई है, दोनों आ ही रहे होंगे। सिद्धार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी वहां अर्जुन आता है। अर्जुन को देख सिद्धार्थ कहता है, लो अर्जुन आ भी गया। वहीं व्योम कहता है, अब रागिनी कहाँ रह गई? अभी उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी अभय एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां देखा, आ गई रागिनी भी। रागिनी के पहुंचते ही चकाला कहता है, तो मैं अब तुम सबको बता दूं कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। हमें पता चला है कि एक क्रिमिनल ग्रुप टाइटन, जो एक तरह की खास एनर्जी सन, मून और स्टार एनर्जी के पीछे है, वो इस समय हमारे राज्य के जंगल मौय किसी चीज की तलाश में है। हमें बस जानना है कि वो क्या चाहता है। चकाला की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, बस एक क्रिमिनल को पकड़ बेचने के लिए इतने योद्धा, ये तो काफी बेकार सा मिशन है। अर्जुन की बात सिंह चकाला कहता है, अर्जुन, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो क्रिमिनल एक स्काई वॉरियर है। क्या अब भी तुम्हें यह मिशन बेकार लग रहा है? चकाला के मुंह से जैसे ही अर्जुन ने स्काई वॉरियर सुना था, तो अचानक उसकी बॉडी में एक कपकपी सी उठती है। वो थोड़ी दरी हुई आवाज में दोहराते हुए कहता है, एक स्काई वॉरियर। लेकिन स्काई वॉरियर एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है? अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटन ग्रुप के सभी क्रिमिनल स्काई वॉरियर रैंक के ही हैं। और हम नहीं जानते ही वहां हमें कितने टाइटन मेंबर्स का सामना करना पडीडी टिडी छेड़ सकता है। हो सकता है कि वहां एक भी योद्धा ना हो, और यह भी हो सकता है
कि वहां हमें पूरे टाइटन ग्रुप का सामना करना पड़ती थी। जकाला की यह बात सुनते ही अर्जुन और बाकी सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो सब इतना तो समझ गए थे कि ये एक जी रैंक मिशन होने वाला है और ये कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। अर्जुन थोड़ी देर शांत रहता है और फिर एक जोश के साथ कहता है, अगर मुझे महाराज अर्जुन से स्ट्रांग बनना है तो ऐसे टाइटन ग्रुप को हराना छोटी मोटी बात होनी चाहिए। अर्जुन का ऐसे जोश देख सिद्धार्थ भी बाकी सबको हौसला देते हुए कहता है, अर्जुन की बात भी सही है, और वैसे भी हमें बस उन सब पर नजर रखनी है और हमें पता चला है कि एक ही टाइटन वहां होगा। इन सब से भी ऊपर हमारे साथ मास्टर जकाला है, जिन्होंने अपने 7 चक्र को एक्टिवेट कर रखा है और वो खुद भी एक स्काई वॉरियर जितने स्ट्रांग हैं। सिद्धार्थ की बात सुन सब एक राहत की सांस भरते हैं। आखिर वो झकाला की ताकत जानते थे। वहीं जकाला आगे कहता है, हमें बस महेश के जमवनगल में उन्हें तलाशना है, और इसके बाद वो सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। विमर्शक, एक स्काई वॉरियर, वो सब जंगल में काफी सतर्कता से रहे थे। तभी चलते हुए ही व्योम कहता है, क्या आप में से कोई जानता है कि जिस क्रिमिनल को हम सब तलाश रहे हैं वो दिखता कैसा है? व्योम की बात सुन जकाला मय सिर हिलाते हुए कहता है, हम नहीं जानते ही यहां कौन सा क्रिमिनल या टाइटन ग्रुप का मेंबर आया है। झकाला ने इतना कहा ही था कि तभी उसे करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल माँ एक एनर्जी से बनी एक रे नजर आती है जो सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। ये देख जकाला की आंखों में अचानक थोड़ी घबराहट नजर आने लगी थी। वो बाकी सबसे कहता है, जल्दी वहां चलो, और ये ना कहते ही वो वहां से भागने लगा था। जकाला को देख वो सब भी उस तरफ भागने लगते हैं और धीरे धीरे वो सब वहां पहुंच जाते हैं। ये से वो रे आसमान में जा रही थी। उस जगह पर एक आदमी खड़ेड़ा हुआ था जिसने एक ब्लेजर पहना हुआ था जो कि रेड कलर का था, और उसका चेहरा उन सब से दूसरी तरफ थी। तभी जकाला भागते हुए ही सामने की तरफ एक खंजर फेंकता है और इसके तुरंत बाद सामने अपना हाथ करता है। तभी उस खंजर के आगे एक पोर्टल बनता है और वो खंजर उसमें चले जाता है। तभी उस आदमी के सामने एक पोर्टल खुलता है और उस मय से एक खंजर निकलता है और उसके माथे की तरफ आने लगता है। ये देख वो आदमी एक तरफ कूद कर बचता है और तभी वो आसमान में जातीरे बनना बंद हो जाता है। तभी वो आदमी खड़े होता है और पीछे मुद्द देता है। पीछे मुद्दते ही जकाला और बाकी सबको देखते हुए वो कहता है, अच्छा तो लीजेंडरी से जकाला यहाँ आए हैं। सामने खड़े उस आदमी को देख सब हैरान थे। करीब 6 फुट 5 इंच लंबा वो आदमी और लन्हे सफेद बाल जो उसने पीछे की तरफ बांध रखे हुए थे। इन सब के अलावा उसके माथे पर एक डायमंड की तरह दिखने वाला जेम था। उस आदमी को देखते हुए अर्जुन कहता है, यह क्या? यह आदमी नशिद्दी दादा को कैसे जानता है? कौन है यह आदमी? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, अर्जुन यही है वो जिसे हम तलाश रहे थे, टाइटन ग्रुप का मेंबर। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसका नाम हर देश के क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। यह है विमर्शक, लैंड ऑन ऑफ हिल्स का एक गद्दार योद्धा। सिद्धार्थ की बात से हामी भरते हुए झकाला कहता है, हाँ साइड, तुमने सही कहा। और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहूंगा। यह इमोर्टल है, यानी इसे कोई मार नहीं सकता, और इसके माथे पर का जो जेम है वो काफी पावरफुल है। इसके मदद से वो तुम्हें एक दूसरे डिमेंशन में कैद कर सकता है। उस डिमेंशन सिर्फ वहीं जा सकता है जिसे वो चाहता है, और वहीं निकल सकता है जिसे वो चाहे। लेकिन इसके इस डिमेंशन में से निकलना काफी मुश्किल है। दरअसल इस जेम से 4 साल में एक बार किसी को रिलीज कर सकता है। चकाला की बात सुन सब हैरान थे। वहीं सामने खडेडिडा विमर्शक गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है, और आज वहीं 4 साल पूरे हुए थे। मैं कई खतरनाक स्पिरिट जिन्हें मैंने पीछे 4 सालों में कैद किया था वो महेश पर हमला कर वहां से सभी बची हुई अनलॉक टूल को लाने वाले थे, और साथ ही मैं पता लगा लेता कि सन और मून एनर्जी यहाँ है भी या नहीं। और फिर जैसे ही डार्क वॉरियर आजाद होते तो मुझे मेरे इस जेम की पूरी ताकत मिल जाती। लेकिन तुमने बिच में आकर सब खराब कर दिया। मेरा जेम दोबारा 4 साल के लिए लॉक हो चुका है, और अब मैं इस चीज का हिसाब तुम सबसे चुकता करूंगा। तुम सबको अपने डायमेंशन में ले जाकर ऐसी मौत दूंगा कि तुम सब याद रखोगे। इतना कहते ही वो उन सब की तरफ देखता है, और तभी उसके जेब में से एक सिल्वर कलर की बीम सामने की चकाला पड्डधा मुसीबत में
लेकिन वॉर किसी को भी लग पाता उससे पहले ही जकाला सबके सामने आकर खड़े हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ को आपस में लॉक कर फोकस करता है, और तभी तभी एक रेड और एक ऑरेंज एनर्जी उसके आसपास आ जाती है। वो जमीन पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, मड्डी डीएच वॉल ओन एफ डिमन फेस। चकाला के ऐसा कहते ही जमीन से एक वॉल सामने की तरफ उठ जाती है। वॉल के सामने की तरफ किसी डिमन का फेस बना हुआ था, जो मी काफी डरावना नजर आ रहा था। तभी वो डिमन अपना मुंह खोलता है और सामने से आते वार उसके मुंह में जा समाते हैं। ये सब देख सब हैरान थे। अर्जुन कहता है, ये किस तरह का वार था? वहीं सिद्धार्थ अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये अर्थ एनर्जी और वाटर एनर्जी के फिफ्थ स्टेज का कॉम्बिनेशन था, लेकिन इसे और स्ट्रांग बनाने के लिए मास्टर जकाला ने अपने छठे चक्र का भी इस्तेमाल कर दिया, जिससे यह वॉल काफी स्ट्रांग हो गई। अगले ही पल मद से बन वो वॉल दोबारा अपना मुंह खोलती है, और तभी वहीं आग से बने वापस विमर्शक की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही में कई सारे मड ईडीडी से बनी बॉल्स भी उसकी तरफ उछलते हुए जा रही थीं। अपने वॉर को अपनी तरफ आता देख विमर्शक बचते हुए हटता है, लेकिन फिर भी एक ब्लेड उसके कंधे से लगकर निकल जाता है, और ऐसा होते ही उसकी वो बाजू कटकर जमीन पर गिर जाती है। विमर्शक ये देख गुस्से में कहता है, चकाला तुम मेरे सारा प्लान खराब कर रहे हो। इतना कहते ही उसके चेम में से दोबारा एक रे निकलती है और उस वॉल को वापस अपने अंदर खींच लेती है। यह सब देख सब दोबारा लड़ देने के लिए तैयार हो गए थे। तभी सिद्धार्थ आगे की तरफ भागते हुए कहता है इसे मैं संभालता हूं, तुम सब बस मुझे पीछे से सपोर्ट करना। सिद्धार्थ की बात सुन सब एक साथ कुछ वारों से विमर्शक पर वार करते हैं, लेकिन विमर्शक खुद को सभी वार से बचा लेता है। लेकिन इसी का फायदा उठा सिद्धार्थ उसके काफी नजदीक पहुंच गया था। वो अपना खंजर निकाल उस पर वार करता है, लेकिन वो वार से पहले ही अपनी बॉडी को पीछे झुका लेता है। उसे ऐसा करता देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तुरंत ही उसकी खंजर के आसपास एक ब्लैक कलर का ब्लेड बन जाता है, और अब वो विमर्शक को लगभग लग ही चुका था। विमर्शक हैरानी से अपनी आंखें बड्डी करते हुए कहता है, डार्क चक्र ब्लेड। सिद्धार्थ इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर यह ब्लेड मुंह से टकराया तो मैं अपनी काफी शक्ति गवा दूंगा। अगले ही पल विमर्श पीछे कूद अपने हाथों पर आता है और गोल गुम खुद को बचा लेता है। वो ठीक से खड़े हो पाता उससे पहले ही उसे आवाज आता है, 70 चक्र नीडल्स। जैसे ही वो सामने देखता है तो अभय के चक्र नीडल्स उसके सामने थे। यह देख विमर्शक खुद से ही कहता है, एक तो ये क्रिस्टल इरिस क्लैन वाले। अगले ही पल वो सपने जेम से दोबारा उन नीडल्स को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन इतना काफी नहीं था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। विमर्शक के पीछे अविनेश था। अविनेश अपने खंजर से उस पर वार करता है, लेकिन उससे पहले ही वो नीचे झुक एक अविनेश को मारता है, और अविनेश पीछे की तरफ खिसकते हुए जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ बिना की समय गवाए विमर्शक पर वार करता है, लेकिन विमर्शक उस वार से बचता है और फिर अपने खंजर से उस पर वार कर देखता है। सिद्धार्थ जमीन पर लौट पोट होते हैं आगे की तरफ आता यही, और खुद को उस वार से बख्श लेता है। तभी वो दोबारा अपने डार्क चक्र बकड़े से उस पर वार करता है, लेकिन किसी तरफ विमर्शक उस वार से बाल बाल बचता है। विमर्शक सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसे नहीं तुम्हें महेश का चालक योद्धा कहते, कुछ तो बात है तुम में। तुम पीछे हम जाओ। तुम जैसे बढ़िया योद्धा को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए पीछे हट जाओ। वहीं उसकी बात सुन सिद्धार्थ अपने चेहरे पर उसे ताना मारने वाली स्माइल लाता है और कहता है, अगर ऐसे ही मैं हटता रहता तो कौन ही मुझे सबसे समझदार योद्धा समझता। तुम जैसों को हराने पर ही मुझे यह पोजीशन मिली है, और तुम चाहते हो कि मैं पीछे हट जाऊं। ये कमजोर सोच नहीं सोची थी मैंने एक इतने बड़ी इंटरनेशनल क्रिमिनल। सिद्धार्थ की बात सुन विमर्शक गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारा अच्छा सोच रहा था, लेकिन तुम नहीं मानोगे। इतना कहते ही वो अपना खंजर निकलता है और फिर सिद्धार्थ पर वार करता है, लेकिन सिद्धार्थ अपने खंजर से उस वार को रोक लेता है, और तभी सिद्धार्थ दोबारा उसके माथे पर लगे जेम पर अपनी तलवार से वार करता है। सिद्धार्थ के वार को देख विमर्शक काफी तेजी से पीछे की तरफ झुकता है, और तभी उसकी पूरी बॉडी के आसपास एक इंडिगो एनर्जी आती हैज,
और वो एक कीच सिद्धार्थ को मारता है। सिद्धार्थ ऐसे किसी वॉर के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो वॉर उसे लगता है और वो दूर पीछे जा गिरता है। वॉर इतनी जोर से सिद्धार्थ जो लगा था कि उसे महसूस होने लगा था कि उसका कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया होगा। वो जमीन से खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हो पाता। वहीं विमर्शक ठीक से संभल भी पाता उससे पहले ही उसके ठीक सामने चकाला था। चकाला को देख विमर्शक उस पर अपने खंजर से वार करता है, लेकिन जकाल उस वार को अपने हाथ से दूसरी तरफ मौद्दा देता है। तभी विमर्शक की जेब से एक रे दोबारा निकलती है और उसे देख चकाला जल्दी से अपने आप को बचने के लिए अपने पोर्टल को सामने करता है, और ऐसा करना ही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चकाला का वो पोर्टल उस जेम के अंदर खींचने लगा था, और इसी के साथ उसके बाकी थर्ड ऑनय चक्र की शक्ति भी खींचने लगी थी। माथे में एक अलग से दर्द का एहसास होने लगा था। उसे लग रहा था कि इस तरह तो वो उसकी सारी शक्ति खींच लेगा। कुछ सोचते हुए जकाला अपना हाथ आगे करता है, और तभी उसके हाथ में एक खंजर था। अगले ही पल इस खंजर के आसपास एक इंडिगो एनर्जी आती है, और उसकी मदद से वो अपनी जाती शक्ति को पिच में ही काट देता है। शक्ति कटते ही जकाला जमीन पर गिर जाता है और काफी तेजी से सांसें लेने लगता है। वहीं विमर्शक उसे देख हंसते हुए कहता है, लगता है लीजेंडरी सेज जकाला अब बूढ़ा हो गए हैं, उनके पास वो ताकत नहीं बची। चलो मैं आपके ऊपर से इस बेकार जिंदगी का बोझ उतार देता हूं। इतना कहते ही उसके जेब से दोबारा एक रे निकलकर छकाला की तरफ जाती है, और जकाला के पास उस रे से बचने की ताकत नहीं। रागिनी ने बचाया अर्जुन को, जकाला को वो रे छू भी पाती उससे पहले ही अर्जुन वहां आता है और जकाला को एक तरफ खींच लेता है। जकाला के सामने अर्जुन खड़े होते हुए कहता है, मैंने टाइम पर आकर बचा लिया आपको। तभी जकाला सामने देखता है। सामने अब भी अपने नॉर्मल स्पिरिट फॉर्म में था। वो लायन ऑनएफ वोल्फ स्पिरिट को एक साथ कंबाइन के कर कर खाडीडी डीएचए हुआ था। अर्जुन विमर्शक के सामने खड़ा था और अपनी नजरें उस पर ही घड़ीरे ढाए हुआ था। विमर्शक अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बच्चे, तूने मास्टर जकाला को बचा लिया, लेकिन अब तू खुद को नहीं बचा पाएगा। इतना कहते ही विमर्शक अर्जुन ऑपरेशन वार कर देता है। पल भर में वो विमर्शक अर्जुन के ठीक सामने था। विमर्शक वीर को एक पंच मारता है और वीर उससे बच नहीं पाता और पीछे दूर उड्डाहाते हुए जाने लगता है। अर्जुन पीछे एक बड्डे से पत्थर पर पैर लगाकर खुद को बचाता है, लेकिन तभी विमर्शक उसके पीछे पहुंच गया था। उसके पीछे पहुंच विमर्शक कहता है, फायर वॉटक्स, और अगले ही पल वो वार अर्जुन को लगता है। और यह देख विमर्शक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाई है। लेकिन जैसे ही वो आग हटती है तो नजर आता है कि अर्जुन ने सबस्टिट्यूट कर खुद को बचा लिया था। वहीं वहीं से थोड़ा दूर खड़े होते हुए कहता है, बाल बाल बचा। तभी अर्जुन अपने एक क्लोन बनाता है, और तभी उसके एक क्लोन के हाथ में गोल्डन और दूसरे क्लोन के हाथ में एक सिल्वर कलर की एनर्जी तेजी से रोल करने लगी थी। ये देखते हुचकला हैरानी से कहता है, ये तो स्पिरिट चक्र है। ये वीर ने इस्तेमाल करना कब सीखा और कैसे? वहीं इस वार को देखते हुए वीर खुद से कहता है, उस दिन मां से मिलने के बाद मुझे उनके रूम माए पेपर का टुकड़ा मिला था। उसमें इस शक्ति के बारे में लिखा था। यह शक्ति तो देखकर ही काफी बढ़िया लग रही थी। इतना कहते ही अर्जुन दोनों एनर्जी को कंबाइन कर उस विमर्शक की तरफ जाने लगता है। अर्जुन को आता देख विमर्शक हंसते हुए कहता है, ये किसी काम का है। इतना कहते ही उसके जेम से दोबारा एक रे निकलती है और अर्जुन और उस वार को अपने जेम में खींच लेता है। ऐसा होते ही अर्जुन और उसका क्लोन उस स्पिरिट चक्र के साथ उस गेम में जा, ये सब देख वहां खड़े सब हैरान हो गए थे। रागिनी विमर्शक की तरफ भागते हुए कहती है, अर्जुन, लेकिन उससे पहले ही अभय उसे रोक लेता है। कोई कुछ सोच पाता उससे पहले एक तेज ब्लेड उस विमर्शक की तरफ आने लगता है। विमर्शक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गोल घूमता ब्लेड उसके नजदीक था। उस ऐसी बचते हुए विमर्शक हटता है, लेकिन एक हल्का स्क्रैच उसके जेब में आ जाता है। इतना काफी नहीं था कि तभी उसे नजर आता है कि उसके ठीक सामने अर्जुन अपने एक क्लोन के साथ हाथ में वहीं स्पिरिट इंसार्जी लेकर पहुंच गया था। ये देख विमर्शक का पहला रिएक्शन था कि आखिर अर्जुन बाहर कैसे वो,
तो उसे तो उसने अपने डायमेंशन में कैद आकर दिया था। इससे ज्यादा वो कुछ सोच पाता, तब तक वो वार उसके जेब में जा लगता है। वार लगते ही उसके जेब में एक हल्की क्रीक की आवाज आती है और वो दूर पीछे जा गिरता है। तभी अर्जुन का क्लोन गायब हो जाता है और अर्जुन जमीन पर आकर खड़े हो जाता है। विमर्शक गुस्से में आग बबूला खड़े होता है और कहता है, बच्चे, तूने मेरे जेम को डैमेज पहुंचाने की कोशिश की, अब तुम गए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रागिनी और अभय इस पर वार कर देते हैं। उन दोनों के हाथ में दो दो खंजर थे और वो उस विमर्शक की तरफ जा रहे थे। अभय विमर्शक की तरफ जाते हुए रागिनी से कहता है, रागिनी, अब हमारा वार कुछ डिसाइड कर पाएगा। इस समय बाकी सब घायल हैं और अर्जुन भी थका हुआ है। हमें अर्जुन को थोड़ा टाइम देना होगा कि वो दोबारा इससे लड़ सके। तुम अर्जुन को दिखाना चाहती थी कि तुम भी स्ट्रांग हो, तो इससे बढ़िया समय तुम्हारे कभी नहीं मिलेगा। अभय रागिनी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है। वहीं रागिनी भी हाँ मैं सिर हिलाते हैं और तभी उसके खंजर के आसपास एक ब्लू एनर्जी आती है और वो विमराग पर वार कर देती है। वार देख विमर्शक कहता है, मेरे जेम थोड़ा डैमेज हो चुका है, मुझे उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। मुझे कुछ और सोचना चाहिए। इतना कहते ही वो भी दो खंजर निकलता है और रागिनी के वार को रोकता है। तभी वो दूसरे खंजर से उस पर वार करता है, लेकिन रागिनी उस वार से खुद को बचा लेती है। लेकिन तभी विमर्शक के दोनों खंजर के आसपास एक फायर एनर्जी आ जाती है और वो रागिनी पर उससे वार करता है। लेकिन तभी अभ्यास बिच में आकर उस वार को रोक लेता है। अभय को देख विमर्शक दोबारा उस पर वार करता है और ईद वार को सीएस रोकने के लिए रागिनी तैयार नहीं थी। ये देख अभय कहता है, मेरे होते हुए मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही अभय अपने दोनों खंजर से उस वार को रोक देता है। अभी कैसा करने पर विमर्शक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अगले ही पल अपनी फायर स्वॉर्ड से अभय पर वार करता है और वार अभय के पैट में जा लगता है। वार लगते ही बाह्य दर्द से कुछ कदम पीछे हट गया था। वो अपने पैट को पकड़ दर्ज कर कराते हुए कहता है, हाँ। वहीं यह देख रागिनी अभय की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी विमर्शक एक किक मारता है। किक लगते ही रागिनी दूर जा गिरने वाली थी कि तभी अभी उसे पकड़ हाजता है और उसे हिरण्य से बचा लेता है। दोनों विमर्शक से दूर जा गिरते हैं। यह सब देखते हुए अर्जुन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विमर्शक। इतना कहते ही अर्जुन एक क्लोन बनाता है और तभी तभी दोए बारा उस स्प्लिट चक्र का इस्तेमाल करने लगता है। अर्जुन के इस वार को देख विमर्शक खुश होते हुए कहता है, तुमने तो खुद को फंसा लिया। इस बार मैं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते। अब मैं अपने जेम की सबसे स्ट्रांग और आखिरी एनर्जी दिखाऊंगा। इतना कहते ही वो कहता है, 1000 रे। और उसके ऐसा कहते ही करीब 1000 रे अर्जुन की तरफ आने लगती है। स्प्लिट चक्र जज करने की वजह से अर्जुन बच नहीं सकता था। अर्जुन को लग रहा था कि उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अर्जुन के सामने रागिनी आकर खड़ी हो गई थी और अगले ही पल वो राव से जा लगती है। ये देख अर्जुन की आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थीं। वो चिल्लाते हुए कहता है, रागिनी। वहीं रागिनी अर्जुन की तरफ स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, अर्जुन। वहीं अर्जुन हैरानी में कहता है, क्यों रागिनी? रागिनी बस स्माइल अपने चेहरे पर रखे हुए कहती है, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो अर्जुन, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। और उसके इतना कहते ही रागिनी उस जेम के अंदर खींच गई थी। इस वार के साथ ही विमर्शक की काफी शक्ति खत्म हो गई थी। वो अपनी सांसें थामते हुए कहता है, इस लड्डचकी ने मेरा वार खराब कर दिया। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले इस लड्डचके को खत्म करना है। यह सोच वो अर्जुन की तरफ जाने लगा था कि तभी उसकी बॉडी अपने आप फाड़े होने लगती है। तभी उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई देती है, विमर्शक तुम्हें वापस आना होगा। वहां महेश के और योद्धा आ रहे हैं। यह आवाज सुन विमर्शक कुछ कह पाता उससे पहले वो वहां से गायब हो जाता है। विमर्शक के गायब होने से अर्जुन कुछ हैरान नहीं हुआ था। होता भी कैसे, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जमीन पर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, रागिनी। रागिनी हुई कैद अर्जुन की इस मायूसी को देख चकाला समझ गया था कि उसे जल्दी जाकर अर्जुन को संभालना होगा। इतना सोच वो जल्दी से अर्जुन के पास पहुंचता है
वहीं बाकी सब भी अर्जुन के पास आ जाते हैं। व्योम अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो अर्जुन? लेकिन वहीं अर्जुन किसी की बात सुनने के काबिल नहीं था। वो अभी तक शौकमय था और यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वो शौक किस चीज का था। अर्जुन के आंखों के सामने वो दृश्य अभी भी चल रहा था कि कैसे रागिनी उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गई और कुछ उसके कहे आखिरी शब्द। अर्जुन हल्की आवाज में कहता है, पर रागिनी ने ऐसा क्यों किया? उसमें मुझे क्यों बचाया? अर्जुन की बात सुन अभय आगे आता है और वीर के कंधे और हाथ रखते हुए कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन? अभय की बात अर्जुन उसकी तरफ देखता है। तभी अभय आगे कहता है, क्योंकि रागिनी तुम्हें पसंद करती थी। अभय की बात सुन अर्जुन की आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही अभय आगे कहता है, वो भी आज से नहीं, काफी पहले से। लेकिन कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। अर्जुन इस समय भी सदमे में था, इसलिए वो अभय की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बस शांति से अपनी जगह पर बैठा रहता है। अगले ही पल अर्जुन खड़े होता है और हल्के कदमों के साथ वापस महेश की तरफ जाने लगता है। अर्जुन को ऐसे बिना कुछ कहे जाता देख अविनेश और व्योम उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी चकाला उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, अभी इसका सही समय नहीं है। उसे यह सबको खुद समझना होगा और हमें उसे कुछ देर समय देना होगा। चकाला की बात सुन व्योम कहता है, पर मास्टर चकाला, हमारे अलावा अर्जुन का कौन है? हमें ऐसे समय मां उसके साथ देना चाहिए। व्योम की बात सुन चकाला कहता है, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी वो कुछ समझने की हालत में नहीं है। जब सही समय आएगा तो आई खुद उसे जाकर समझा दूंगा। अभी हमें भी वापस महेश चलना चाहिए। वो विमर्शक भी अब यहां से जा चुका है। चकाला की बात सुन अभय बिच में कहता है, लेकिन अगर वो वापस आ गया फिर? अभय की बात का जवाब देते हुए चकाला कहता है, अगले 4 साल तक तो उसका यहां कुछ काम ही नहीं है। वो नहीं आएगा। तुम सब बस वापस चलो। इतना कहकर चकाला आगे की तरफ जाने लगता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद एक बड्डे से घर के अंदर अभय गोपाल के सामने खद्धा हुआ था। वो अपने सिर को झुकाए हुए खद्धा था। गोपाल की तरफ देखते हुए अभय कहता है, मैं रागिनी को नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपना सिर झुकाकर ये आंसू गोपाल को दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन शायद गोपाल इस समय अभय की इस प्रॉब्लम को समझ पा रहा था। हालांकि उसकी आंखें भी नम थीं। आखिर होती क्यों नहीं? आखिर रागिनी उसकी इकलौती बेटी थी। लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि इस समय अभय खुद पर ज्यादा ही गिल्टी महसूस कर रहा है। ऐसे में वो कोई गलत फैसला उठा सकता था। उसलिए वो उसके पास जाता है और अभय को गले से लगाते हुए कहता है, अभय, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसे तुम अपनी बहन की फिक्र और केयर करते हो और उसके लिए अपनी जान तक दे सकते थे, उसकी तरह उसने भी उसके लिए, जिसे वो पसंद करती थी, उसे बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। हमें उसके इस बलिदान की कदर करनी चाहिए। इतना कहते ही गोपाल की आंख से भी एक आंसू बहकर जमीन पर गिरता है। अगले ही पल गोपाल कहता है, हमें रागिनी को श्रद्धांजलि देने की तैयारी करनी चाहिए। गोपाल की इतनी बात कही थी कि तभी इसे एक आवाज आती है, गोपाल, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह आवाज सुन गोपाल दरवाजे की तरफ देखा है और वहां से चकाला आ रहा था। चुकाला की बात सुन गोपाल कहता है, पर मास्टर चकाला श्रद्धा। लेकिन तभी चकाला की बात को काटते हुए कहता है, मैं जनता ही कि यह जरूरी है, लेकिन मुझ पर भरोसा कर, अभी मत करो। इसके बाद चकाला कुछ और बातें उनसे करता है और फिर वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। वो कुछ कह नहीं रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आखिर बहते भी क्यों नहीं? आखिर रागिनी वही थी जिसके साथ अर्जुन काफी क्लोज था। वो उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझता था। इन सब के साथ अर्जुन रागिनी के ख्यालों में खो गया था कि कैसे विद्यालय के पहले दिन पर वो रागिनी के साथ मिला था और उस समय एक जगडीडे के साथ वो मिले थे। और फिर दोनों को आपने सामने रूम मिलना और रागिनी का धीरे धीरे पूरा स्वभाव बदलना। और अब अर्जुन को समझ आ रहा था कि क्यों रागिनी उसके आसपास होने पर अजीब रिएक्ट करती थी। लेकिन शायद अब इन सब के लिए काफी देर हो चुकी थी।
अर्जुन ऐसे ख्यालों में खोया ही था कि तभी उसे अपनी खिड़की में एक दस्तक महसूस होती है। यह दस्तक सुन अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस तरफ देखता है। खिड़की के बाहर छकाला था। चकाला को देख अर्जुन अपनी खिड़की खोलता है और तभी चकाला अर्जुन के घर में आता है। चकाला को देख अर्जुन 5,000 उन्हें देते हुए कहता है, ये लो इस बार मिशन माय ले जाने के पैसे, अब आप जा सकते हो नशद्दी दादा। अर्जुन की बात सुन चकाला वो पैसे लेता है और कहता है, चला तो मैं जाऊंगा, पर तुम इतने नाराज क्यों बैठे हो? चलो मैं तुम्हारे लिए समोसे लाया हूं, तुम्हें पसंद है ना, खा लो। चकाला की बात सुन अर्जुन न में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है नशद्दी दादा, आप खा लीजिए। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, ठीक है तो मैं आज अकेला हूं, तो मेरे साथ जरा बाहर ही घूम लो। अर्जुन इसके लिए भी मना कर देता है, लेकिन चकाला आगे कहता है, अगर मैं कहूं कि रागिनी अभी भी जिंदा है तो? मायूसी में कहता है, ये मैं जानता हूं। आखिर विमर्शक का वो जेम किसी को मारता नहीं है, लेकिन वो अपने डायमेंशन में खींच लेता है और वो अपने डायमेंशन में जा सकता है। इसलिए वो जब चाहेगा तो रागिनी को। आगे अर्जुन कुछ नहीं कहता। वहीं अर्जुन की पूरी बात सुन चकाला होने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, अगर मैं कहूं कि तुम जो जानते हो वो पूरा सच नहीं है तो? चकाला की यह बात सुन अर्जुन कुछ पल के लिए रुकता है और सीरियस टोन मां कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? होने जा रही टाइटन ग्रुप से दोबारा मुलाकात। अर्जुन की बात सुन चकाला एक स्माइल अपने चेहरे पर लाता है और कहता है, मैंने कहा जो तुम जानते हो वो पूरा सच नहीं है। दोबारा यही बात सुन अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, ये मैं पहले भी सुन चुका हूं, मुझे बताइए कि यह कहने का मतलब क्या है कि मुझे पूरा सच नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो मुझे पूरा सच बताइए। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, तुम सबको लगता है कि रागिनी उस विमर्शक के डायमेंशन माइजा वैसी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। अर्जुन कुरियस होते हुए कहता है, और वो ट्विस्ट क्या है? जकाला आगे कहता हुआ उसी समय मैं चला गया था जब रागिनी अर्जुन को बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी। रागिनी को ऐसे देख चकाला हैरानी में खुद से कहता है, ये लड्डी डीडीएच की क्या पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? तभी विमर्शक की 1,000 रेखा वार रागिनी की तरफ आने लगता है। उस वार को देख चकाला अपने दोनों हाथ सामने की तरफ करता है और तभी एक एनर्जी उसके हाथ में इकट्ठी होती है। उस एनर्जी को देखते हुए चकाला कहता है, मुझे सही टाइम पर इस वार से उस लड्डी डीडेचकी पर वार करना होगा। अगर मैं जरा भी चूका तो मैं उस लड्डी डचकी को कभी नहीं बचा पाऊंगा। इतना सोचते हुए जकाला के साथ एक कांच की तरह दिखने जैसी एक बॉल और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का पोर्टल नजर आ रहा था। रागिनी पर उस रे का वार होता है। उससे ठीक पहले चकाला का वो वार रागिनी को लग जाता है। चकाला का वार लगते ही रागिनी चकाला के उस पोर्टल बॉल में कैद हो गई थी। अगले ही पल विमर्शक की वो रे उस पोर्टल को जा लगती है और वो पोर्टल बॉल विमर्शक के उस जेम में चले जाती है। इतना बताने के बाद जकाला अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। जकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, आपका कहना है कि रागिनी आपके पोर्टल बॉल में कैद है, लेकिन फिर भी आपकी वो पोर्टल बॉल विमर्शक की जेब में ही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि रागिनी अभी भी उसके पास ही है। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, मानता हूं तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसमें अभी भी फर्क है। मेरा वो पोर्टल एक खास तरह का पोर्टल है जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। मेरी मर्जी के बिना कोई उस पोर्टल में नहीं जा सकता है, इसलिए विमर्शक उस पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो पोर्टल उसके जेब में ही बड्डेडा है। बात सुन अर्जुन की सांस में सांस आती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह तो काफी अच्छी खबर है। लेकिन अगले ही पल वो सवाल करते हुए कहता है, लेकिन अगर वो आपके पोर्टल में है तो आप रखा दूसरा पोर्टल बनाकर उसे बाहर ले आइए। चकाला अर्जुन के इस बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, फायदा नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? अर्जुन की बात का फवारा जवाब देते हुए जकाला आगे कहता है, आइस करने पर हम विमर्शक के उस डायमेंशन में कैद जो जाएंगे, क्योंकि मेरे पोर्टल से हम उसके जेम में जा पाएंगे, लेकिन वहां से बाहर आना उसके कंट्रोल में, या कहे 4 साल तक उसके कंट्रोल में भी नहीं है।
तो इस वजह सर हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन फिक्र करने वाली बात नहीं है। 4 साल तक रागिनी सेफ रहेगी। और उस डायमेंशन में होने की वजह से अडीज की एनर्जी लॉसेस भी नहीं होगा, और ना ही उसे भूख प्यास या कोई और प्रॉब्लम होगी। चकाला की बात सुन अर्जुन के चेहरे पर एक राहत आ गई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि रागिनी अभी भी ठीक है और शायद आगे भी ठीक ही रहने वाली है। लेकिन वो तोधा कुरियस होते हुए चकाला से सवाल करता है, लेकिन नशेद्दी दादा, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम रागिनी को अभी आजाद कर सके? अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, हाँ, अगर हम उस विमर्शक के माथे पर लगे जेम को डिस्ट्रॉय कर दे। और तुम भी जानते हो ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही इम्पॉसिबल। तो इस ख्याल को अभी के लिए तो सीमक सर निकलना ही सही होगा। और हाँ, अब जल्दी करो वरना समोसे ठंडे हो जाएंगे। चकाला की बात सुन वीर खुद से कहता है, मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि उस विमर्शक से लड़ कर उसके जेम को डिस्ट्रॉय कर सकूं। लेकिन रागिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि तुम्हें बचा सकूं। इतना सोचते ही अर्जुन के पेट में से आवाज आती है। और आवाज सुन अर्जुन खुद से कहता है, परेशानी माँ होने से मुझे भूख का ख्याल ही नहीं आया। और फील्ड इतना सोच अर्जुन भी एक समोसा उठाकर खाने लगता है। चकाला और अर्जुन का खाकर हो गया था। दोनों बैठकर कुछ बस देख कर ही रहे थे कि तभी कोई अर्जुन के घर का दरवाजा खटखटाता है, और तभी अभी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर अंजना और राकेश खड़े हुए थे। उन दोनों को देख अर्जुन हैरानी में कहता है, ग्रैंड माँ अंजना और ग्रैंड पा राकेश, आप दोनों यहां? आप? आगे अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही अंजना कहती है, अर्जुन छकाला यहीं पर है ना? अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ नशेद्दी दादा यही है, कुछ काम है आपको? वहीं राकेश बीच में कहता है, जकला को बुलाओ, हमें उससे कुछ जरूरी बताना है। वहीं दूसरी तरफ जकाला ये बात सुन लेता है। वो जल्फी से उठ दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर उन दोनों को देख चकाला कहता है, हाँ कहो क्या बात हुई? चकाला को देख राकेश कहता है, चकाला रजनी ने हम तीनों को एक साथ नए मिशन पर जाने को कहा है। राकेश की बात सुन चकाला कहता है, नया मिशन? वो भी हम तीनों? इसका मतलब कोई सीरियस मिशन है यह? क्या तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्या हुआ है? चकाला की बात सुन अंजना कहती है, वो दरअसल टाइटन और उस दूसरे ग्रुप गॉड हंटर, इन दोनों ग्रुप 2 या 3 योद्धा नील पहाड़ी पर एक टाइम पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे वो टाइम में पीछे जा सके। अंजना की बात सुन चकाला कहता है, क्या टाइम ट्रेवल पोर्टल? चकाला अंजना की बात पर हैरानी जताते हुए कहता है, पर कैसे? टाइम पोर्टल का मतलब है कि टाइम में पीछे या आगे जाना, लेकिन यह 7वें चक्र की स्किल है और इसे मास्टर करने में कई साल लग सकते हैं। आज तक इतिहास में बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर लोग है जिन्होंने कभी ऐसा किया है, और पीछे 1000 साल में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। तो फिर ये कैसे? चकाला की बात सुन अंजना उसे समझते हुए कहती है, वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें आज से हजारों साल पुराना एक टाइम पोर्टल का डिवाइस मिला है, जिसमें वो अपने छठे चक्र की शक्ति से ही एक बार जुज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें तीनों तरह के चक्र चाहिए होंगे, बेसिक, डार्क और लाइट। और ये तीनों किसी एक मय मौजूद तो नहीं होंगे। तो ऐसे में हम तीनों को वहां भेजा जा रहा है। अंजना की बात सुन अर्जुन हैरानी में खुद से कहता है, इन सब की बात मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। अब ये टाइम पोर्टल क्या होता है? जैसे जैसे माँ आगे बढ़ते जा रहा है, ये चक्र और शक्ति और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। ऐसा तो मेरा दिमाग, मुझे ये से ये समझ आना भी बंद हो जाएंगे। तभी जकाला आगे कहता है, लेकिन वो सब ये कर क्यों रहे हैं? मतलब कुछ तो मकसद होगा उनका टाइम पोर्टल खोलने के पीछे। जकाला की बात सुन राकेश कहता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जरूर उन 3 डार्क वॉरियर के दिमाग में इसको लेकर कुछ तो चल रहा होगा। ये हमें वहां जाकर ही पता करना होगा। वहीं अर्जुन की लिमिट्स पार हो चुकी थी। वो चिढ़ते हुए कहता है, ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या होता है ये टाइम पोर्टल? और अब मुझे अच्छे से याद है कि ये मुझे कभी भी एकेडमी में भी पढ़ाया गया। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, टाइम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि समय में आगे या पीछे जाने में मदद करता है। और टाइटन और गॉड हंटर ग्रुप किसी मकसद से इस पोर्टल को खोल रहे हैं।
कहीं वो इस पोर्टल को पूरी तरह से एक्टिवेट करके इसमय चले गए तो जरूर ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, अगर आप लोग इस मिशन में जा रहे हो तो क्या मैं भी जा सकता हूं? यह कहते हुए अर्जुन खुद से कहता है, हो सकता है कि विमर्शक वहां हो तो मैं कुछ भी कर उसका वो जेम को तोड़ दे दे दूंगा और रागिनी को आजाद कर दूंगा। अर्जुन की बात सुन राकेश कहता है, नहीं अर्जुन, यह मिशन बाकी मिशन से मुश्किल होने वाला है। ऐसे में तुम्हारा साथ चलना हमारे लिए मुसीबत बढ़ाएगा ही। वहीं राकेश की बात सुन अर्जुन मायूस सा चेहरा बनाकर खड़े हो गया था। वो करता भी क्या? वो जानता था कि असलियत में यह मिशन उसके तो क्या, महेश के 95% योद्धाओं के लिए भी नहीं था। इसलिए वो जाने के लिए कोई जबरदस्त नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही पल अर्जुन कुछ ऐसा सुनता है जो उसके चेहरे पर एक स्माइल ले आता है। चकाला राकेश की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं राकेश, आने दो अर्जुन को, मैं रख लूंगा इसका ध्यान। आखिर मेरा स्टूडेंट है, ये तो मैं भरोसा कर सकता हूं। चकाला की बात सुन अर्जुन खुश होते हुए कहता है, यह हुई ना बात नशिद्धि दादा। वहीं जकाला की बात सुन राकेश परेशानी जताते हुए कहता है, तुम जानते हो ना, जकाला वहां पर गॉड हंटर ग्रुप भी है, और अगर उन्हें पता चला कि अर्जुन ही वही है जिसके पास वो दोनों गॉड स्पिरिट है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। राकेश की बात से सहमति जताए हुए अंजना कहती है, हाँ जकाला, राकेश की बात सही है। लेकिन वहीं जकाला मुस्कुराते हुए आगे कहता है कि जब तक अर्जुन अपनी गॉड स्पिरिट शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक यह पता कर पाना कि वो दोनों गॉड स्पिरिट अर्जुन के पास है काफी मुश्किल है। और वैसे भी अर्जुन वहां कोई लड्डी डाई में नहीं जुटेगा। ये बस साथ जाना चाहता था तो मैंने इसलिए इसे साथ ले रहा हूं। इतना कहते ही झकाला अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, मैंने सही कहा ना अर्जुन? झकाला की बात पर सहमति जताते हुए अर्जुन कहता है, जी नशद्दी दादा, मैं अपनी गॉड स्पिरिट शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और यहां तक मैं अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बस मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, तो क्या अब चले? वहीं अर्जुन की बात सुन छकाला कहता है, हाँ चलो। और इतना कहकर वो राकेश और अंजना की तरफ देखते हैं। दोनों झकाला का इशारा समझते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वहीं तरफ एक जंगल के बीच में जमीन के अंदर के खंडर बन गई एक जगह पर 3 योद्धा खड़े थे। अंधेरा होने की वजह से उनमें से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे खंडर में हल्की रोशनी में नजर आ रहा था कि उन्होंने एक ब्लैक आर्मर पहना हुआ है। उन अब में से एक योद्धा एक सीढ़ियों के सामने खड़े होता है, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े 2 योद्धाओं में से एक योद्धा कहता है, तो क्या प्लान है तुम्हारा? तभी उस दूसरे योद्धा की बात सुन वो पहला योद्धा अपनी भारी आवाज में कहता है, माय ड्रैगन वैली आइलैंड में जाकर वो मास्टर अनलॉक टूल लाऊंगा और सभी अपने बच्चे हुए साथियों को आजाद कर दूंगा। उस योद्धा की बात सुन दोबारा दिखा दूसरा योद्धा कहता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो? उस योद्धा की बात सुन वो पहला योद्धा कहता है, फिर हमारे पास और भी तरीके हैं डार्क वॉरियर को आजाद करने के, लेकिन मेरे को ना करना। उन ड्रैगन आइलैंड वाली की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ही गलती साबित हो सकती है। इतना कहकर वो योद्धा वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक डिवाइस दिखने में एक स्क्वायर के आकार का था और उस पर कुछ अजीब आकृति बनी हुई थी। 1 फुट लंबा चौड़ा वो बॉक्स, और वहीं उसके आसपास करीब 4 योद्धा खड़े हुए थे। एक योद्धा जो कि था विक्रम, और उसी के साथ दूसरा योद्धा अर्जुन का सौतेला भाई आनंद, जो कि उसके दोनों भाइयों में से छोट्स भाई था। और आखिरी योद्धा जो था वो एक नया योद्धा था, ब्लैक कलर का ट्राउजर और रेड कलर का ब्लाजर और लंबे बाल जिन्हें उसने बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाल उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। चेहरे पर बस एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वहीं एक और योद्धा जिसने अपने चेहरे पर एक बिल्ली का मास्क पहना हुआ था और वो जमीन पर बस बैठे हुए अपने खंजर से जमीन खोद रहा था। सागी और अतीत उस जमीन खोद रहे योद्धा को देख विक्रम ताना मारते हुए कहता है, क्या टाइटन ग्रुप में ऐसे ही योद्धा है? ऐसे योद्धाओं के साथ तुमने ढूंढ ही लिया फिर उन सन मून और स्टार चक्र को। वहीं विक्रम की बात सुन वो जमीन पर बैठ खोद रहे योद्धा कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरी तरफ वो योद्धा जो कि उसके साथ खड़ी देखा था वो कहता है, विक्रम अपनी जुबान पर लगाम दो।
तुम बस जल्दी से इस पोर्टल को खोलने के लिए डार्क चक्र का इस्तेमाल करो। और इतना कहते ही वो उस जमीन पर बैठे योद्धा की तरफ देखते हुए कहता है, होरी, तुम ऐसे जमीन पर बैठकर क्या कर रहे हो? वहीं उस योद्धा की बात सुन वो जमीन पर बैठा योद्धा काफी मासूम आवाज में कहता है, देखो सागी, मैंने जमीन से एक केंचुआ ढूंढा। होरी ने हाथ में एक केंचुआ पगडधा हुआ था। उसे देखते हुए विक्रम अपने मूंछों की ताव देता है और सागी पर तंज हुए कहता है, तुम मुझे बोल रहे थे सागी, तुम्हारे ग्रुप में काफी बढ़िया लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारा खुद का भाई तो मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा था। विक्रम के इतना कहने की देर थी कि सागी अपना खंजर निकलता है और अगले ही पल विक्रम पर वार करते हुए कहता है, मेरे भाई पर तंज कसना बंद करो। मुझे कभी पसंद नहीं आता कि कोई मेरे भाई को कुछ कहे। वहीं विक्रम भी अपने खंजर से सागी के वार को रोकते हुए कहता है, मैंने सच कहा, यूं बुरा लगा। लेकिन बात आगे बढ़ पाती उससे पहले आनंद उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, हमें इस समय आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस समय तक महेश को पता चल चुका होगा कि हम लोग उनकी सीमा पर कुछ कर रहे हैं। तो इससे पहले वो यहां पहुंचे, हमें इस टाइम पोर्टल को एक्टिव करना होगा। तो पहले तुम सब इस पर ध्यान दो। एक बार ये हो जाए और मैं वहां चला जाऊं, तो पीछे तुम जितना चाहे लड़ते रहना, लेकिन अभी अपने काम पर ध्यान दो। आनंद की बात सुन वो दोनों पीछे हटते हैं और अपने खंजरों को वापस रख देते हैं। वहीं सागी उस डिवाइस के पास आता है और अपने दोनों हाथ आपस में हुड़दच कर अपने एनर्जी पर फोकस करने लगता है। ऐसा करने से उसके अंदर से एक ब्लू इंसार्जी निकलने लगती है। वो एनर्जी की लेयर काफी ज्यादा ठीक थी। उसे देखते हुए आनंद खुद से कहता है, सच में सागी का चक्र काफी डेंस है। वहीं उसे देख विक्रम भी आगे आता है और फिर अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करता है। ऐसा करने पर उसके हाथ से डार्क चक्र किसी गैस की तरह बहकर उस डिवाइस में जाने लगता है। डार्क चक्र की एनर्जी काफी नेगेटिव थी। इस एनर्जी की वजह से सागी की इनसिक्योरिटीज बाहर आने लगी थी। उसके डर और उसकी कमजोरी और परेशानियां उसके सामने आने लगी थीं, जिन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर पसीना आ गया है। वो अपने ख्यालों में खो गया था। माँ, आप मुझे छोड़ाकर मत जाओ। 8 साल का सागी एक औरत जो कि जमीन पर मरने की हालत में है। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ है और देखते ही समझ आ रहा था कि वो किसी भी पल मर सकती है। सागी रोते बिलखते हुए कहता है, माँ, आप नहीं मर सकती। पिताजी हमें पहले ही छोड़ कर चले गए और अब आप भी चले जाएंगी तो मेरा और डोरी का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन संभालेगा? सागी की बात सुन वो औरत एक मुस्कान और मायूसी के साथ कहती है, मुझे मार करना बेटा, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं जानती हूं कि यह बहुत जल्दी हो रहा। मैं सच कहूं तो मैं तुम पर इस जिम्मेदारी को नहीं देना चाहती थी, लेकिन सागी बेटा, तुम्हें अपने छोटे भाई की रक्षा करनी होगी, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ भी हो, कभी उसे अकेला मत छोड़ देना। अब तुम्हें ही उसे संभालना होगा। सागी अभी भी रो ही रहा था। वो उस औरत की बात पर हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं करूंगा, लेकिन आप मत जाइए मुझे छोड़ कर। लेकिन तभी उस औरत और सागी को कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। आवाज सुन वो औरत सागी से कहती है, वो योद्धा दोबारा आ गए, जल्दी होरी को उठाओ और यहां से भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम उन सब के हाथ आओ। वहीं उस औरत की बात सुन सागी अब तक नहीं उठा था। तभी वो औरत दोबारा उससे कहती है, जल्दी करो सागी, यहां मत रुको। उस औरत की बात सुन इस बार सागी को कुछ एहसास होता है और वो खड़े होता है और पास जम्मे पर बेहोश पड़े डिडहे 4 साल के होरी को अपनी पेट पर लाद देता है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। काफी आगे जाने पर वो एक बार पीछे पलट कर देखता है और वो जैसे ही पीछे देखता है तो अब वो चाहता था कि कभी उसने पीछे नहीं देखा होता। उसकी मां के सने कई सारे योद्धा खड़े हुए थे। तभी एक योद्धा अपना हाथ आगे करता है और तभी जमीन से एक बद्दा सा पत्थर ऊपर उठता है और तभी वो सीधा उस औरत के डायरेक्ट सिर पर जा गिरता है। निशा मंजर को देख सागी की आंखें गुस्से और दुख से भर आई थीं, लेकिन उसके पास अब रुकने का कोई समय नहीं था। उसका हर हाल में एक ही मकसद था, अपने भाई को बचाना, जो उसने अपनी मां को वादा किया था। उस दिन सागी ने अपने भाई को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद क्या? कैसे पालता सागी अपने भाई को? हर दिन की गडीडी मेहनत कर वो अपना
और अपने भाई का पेट पालता था। सागी कई जगह काम की तलाश करता, लेकिन पहले कोई उसे काम ही नहीं देता, और अगर को देता भी तो पूरे दिन की कड्डी और हद से ज्यादा मेहनत कराने पर बस उसे और उसके बही को 2 समय का खाना दे देता। और कुछ गलती होने पर तो उसे काम से निकाल दिया जाता। लेकिन इस वजह से कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ दिया था। कई बार सागी को खाने के लिए चोरी करनी पड़ती थी, जिसमें उसने कई बार इतनी मार खाई थी कि उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। इन सब ख्यालों को सोचते हुए सागी के चेहरे पर पसीने और वो डर के भाव सामने आ गए थे। उसके वो पुराने घाव ताज हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन अगले ही पल उसके ये सब ख्याल अपने आप खत्म हो जाता है, और ये बात उसे और हैरानी में डाल देते हैं।